हेलो गाइस, दिस रियम सिद्धांत और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, जिसके मदद से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड्स को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से कंपेयर कर यह बता सकते हैं कि गिवन इलेक्ट्रोड्स में कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा और कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में बिहेव करेगा। ठीक है, यानी कि जब भी हम लोग किसी दो इलेक्ट्रोड्स की मदद से कोई सेल डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें ये बताने में मदद करता है कि किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होंगे और किस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होंगे। मींस कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड कहलाएगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें, ध्यान से सीखते चलेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मैं इसको मैं कहता हूं व्हेन a metal rod when a metal rod is dipped into the solution of its own ions then a polarity is developed एक पोलैरिटी डेवलप होती है। कब? जब किसी मेटल रॉड को हम लोग उसी के आयंस में डिसॉल्व करते हैं या फिर डिप करते हैं तो क्या करता है, एक पोलैरिटी डेवलप होती है विच डिफाइंस a potential called as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, जिसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग क्या, कैपिटल ई से। तो मैंने क्या कहा कि जब किसी मेटल रॉड को किस में डिप करते हैं, वैसे सॉल्यूशन में जिनमें उनके ही आयंस हों। जैसे कॉपर को डिप किया मैंने कॉपर के सल्फेट में, तो कॉपर एक मेटल है जिसको मैं डिप कर रहा हूँ कॉपर सल्फेट में, यानी कि कॉपर +2 के आयंस उसमें मौजूद हैं। तो जिस मेटल का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है उसे हम लोगों को उनके ही सॉल्यूशन के या उनके ही आयंस के सॉल्यूशन में डिप करना पड़ेगा। और जैसे डिप करेंगे एक पोलैरिटी डेवलप होगी और उस पोलैरिटी के कारण एक पोटेंशियल डिफाइन होने लगेगा, जिस पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर इसी फिनोमेना को हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे कर देते हैं बच्चों, तो उसे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, क्या कहा मैंने, अगर इसी फिनोमेना को मैं क्या कर दूं, इसी फिनोमेना को मैं अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे कर दूं तो उसे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर नोट करके, क्या लिख सकता हूं, एट स्टैंडर्ड condition the electrode potential defined is called as standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ई नॉट से, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग इससे ई नॉट से। तो कहा गया कि अगर इसी पूरे फिनोमेना को, यानी कि किसी मेटल रॉड को उन्हीं के आयंस के सॉल्यूशन में डिप करें, तो ये पूरा जो सीन है वो कब हो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, इसी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन होगा उसे हम लोग क्या कह देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये क्वेश्चन उठता है, सर ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में बता दो बच्चों, जब टेम्परेचर जनरली क्या हो,
टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, प्रेशर 1 बार हो और कंसंट्रेशन जो हो वो 1 एम हो, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कंडीशन। तो हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो लिया हो वो 1 एम हो, यानी कि जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन हो 1 एम हो। अगर कोई गैसियस कंपोनेंट वहाँ पे काम कर रहा है तो प्रेशर जो रिलीज होना चाहिए वहाँ पे दैट कुड बी 1 बार। और जिस टेम्परेचर पे हम लोग ये काम कर रहे हैं, पूरा जो फिनोमेना जो ऑब्जर्व किया जाएगा, तो जनरली वो 298 केल्विन पे किया जाता है। तो जनरली 298 केल्विन पर कंसंट्रेशन 1 एम पर और प्रेशर जब 1 बार लिया जाता है, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डिफाइन होता है उसे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे दूसरी बात, अब क्वेश्चन उठता है कि जब हम लोग किसी मेटल रॉड को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो पोलैरिटी डेवलप होती है। तो पोलैरिटी डेवलप होने का दो तरीका हो सकता है, या तो उस इलेक्ट्रोड्स पर पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाए या तो उस इलेक्ट्रोड्स पर निगेटिव पोलैरिटी आ जाए। तो दो चांसेस हैं, यानी कि किसी मेटल रॉड को अगर उन्हीं के सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा तो एक चांस ये है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, उसके ऊपर नेगेटिव डोमिनेंस आ जाए, क्योंकि पोलैरिटी डिफाइन होगी तो या तो नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। तो एक चांस है कि हो सकता है उसके ऊपर नेगेटिव आ जाए और एक चांस ये है कि उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, यानी कि पोलैरिटी के दो सीन हो सकते हैं। जब इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा होता है तो इसका मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब मेटल रॉड के ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाती है तो इसका मतलब वहां पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी कि पोलैरिटी दो तरह से डिफाइन हो सकता है, या तो मेटल रॉड का ऑक्सीडेशन हो जिसके कारण मेटल रॉड पे नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी, या फिर जो मेटल रॉड है उसका जो है रिडक्शन हो जिसके कारण मेटल रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ठीक है, तो वो बात को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ अगली बात मैं क्या लिखने वाला हूँ, पोलैरिटी पोलैरिटी डेवलप्ड polarity developed can be of two kinds, कैन बी ऑफ टू काइंड्स। दो तरह के पोलैरिटी डेवलप हो सकते हैं। कौन कौन, खुद से सोचो बच्चों। या तो उस इलेक्ट्रोड को डालने से ऑक्सीडेशन हो गया हो, आइदर आइदर कैन बी ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल सॉलिड टू मेटल आयंस में कन्वर्जन हो गया हो, यानी कि जैसे आपने मेटल डाला हो तो वह मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा हो और जिसके कारण उस मेटल रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया हो। और आइदर रिडक्शन ऑफ m प्लस एन एक्वस टू m सॉलिड। यानी कि एक सीन और क्या हो सकता है कि जो डिजॉल्व मेरा जो सॉल्ट था, जो तुम्हारा डिजॉल्व आयंस था Cu+2, या फिर जो भी है तुम्हारा, जो भी तुम्हारा आयंस है, जो भी तुम्हारा मेटल का आयंस है, एक सीन ये हो सकता है कि वह मेटल्स आयन क्या हो, डिजॉल्व हो, जो डिजॉल्व है वह इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आकर डिपॉजिट होने लगे। जैसा कि मैंने डेनियल में बताया था, याद करो कि वहाँ पे जिंक को जैसे ही मैंने यूज किया था और कॉपर को जो मैंने यूज किया था, तो जिंक से जिंक+2 बन रहे थे, जबकि कॉपर+2 से कॉपर का डिपोजिशन हो रहा था। तो वहाँ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जब मेटल से मेटल आयन बन रहा हो और जब मेटल आयन से मेटल बन रहा हो, तो जब मेटल से मेटल आयन बनना दिस इज ऑक्सीडेशन, और जब मेटल आयन से मेटल बन रहा हो दिस इज रिडक्शन। इसके कारण इलेक्ट्रोड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इसके कारण इलेक्ट्रोड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। यानी कि जो पोलैरिटी डिफाइन हो रही है वह या तो ऑक्सीडेशन से डिफाइन हो रही है या तो रिडक्शन से डिफाइन हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं इसके कारण क्या डेवलप होगा, इट डेवलप्स नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रोड। और इसके बारे में बात करूं, इट डेवलप्स
पॉजिटिव ऑन इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर किस तरह से हम लोग को ये पता चल रहेगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन में जा रहा है और कौन सा रिडक्शन में जा रहा है। तो यहाँ खुद से पता दिख रहा है बच्चों, यहाँ तुमको समझ में आ भी रहा होगा कि मेटल सॉलिड से मेटल आयन बन रहा है, यानी कि वेट का लॉस वहाँ पे हो रहा होगा। जैसे किसी मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डिप करोगे और उसके वेट में लॉस तुमको दिखने लगेगा, यानी कि वह डिसोसिएट करने लगेगा, तो तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और उस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं। और उसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रोड तुमने लिया, उसको जैसे तुमने डिप किया और उसके ऊपर क्या होने लगा, डिपोजिशन होने लगा दूसरे मेटल्स का, जो डिजॉल्व मेटल्स था उनका, इसका मतलब तुम ये समझ जाओगे कि उसके ऊपर रिडक्शन का प्रोसेस होना शुरू हो चुका है और इस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है। एक बात और, तो ये तो फिजिकल बातें हुई जो हम लोग लैब में देख के समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है बच्चों, यह दो टर्म से डिफाइन होता है, दैट इज सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के नेट रिजल्ट से ही हम लोग ये समझ पाते हैं कि किस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा और किस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होगा। तो हम लोग उसको तो देखते हैं, मैं लिख सकता हूं क्या, the oxidation or reduction, the oxidation or reduction phenomenon are decided by the terms solution pressure and osmotic pressure। solution pressure and osmotic pressure, solution pressure and osmotic pressure। यानी कि हम लोग ये जाने कि सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के मदद से हम लोग ये समझ सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा और कौन सा इलेक्ट्रोड का रिडक्शन जाएगा। ठीक है। अब सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है ये जानना पड़ेगा हमें, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन प्रेशर एक मेजरमेंट है जो बताता है कि सॉल्यूशन में जैसे ही किसी मेटल को डिप किया जाएगा तो उस मेटल का ऑक्सीडेशन होने लगेगा, यानी कि सॉल्यूशन प्रेशर की मदद से हम लोग ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है। यानी कि ये क्या मेजर करता है, तो कहते हैं ए मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ मेटल और नॉन मेटल to pass into solution as ions। कहने का मतलब सॉल्यूशन प्रेशर क्या बता रहा है, तो सॉल्यूशन प्रेशर यह बताता है कि जब किसी मेटल को हम लोग उस किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो उस मेटल का जो है वो डिसोल्यूशन होने लगेगा किसमें, सॉल्यूशन में। किस रूप में, आयंस के रूप में। यानी कि अब मेटल या नॉन मेटल जो होगा वह किसमें घुलने लगेगा, आयंस के रूप में सॉल्यूशन में जाकर घुलने लगेगा। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह मेटल जो होगा वह M+N के रूप में कन्वर्ट होकर के सॉल्यूशन में जाके मिल जाएगा। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या डिफाइन करता है, तो कहते हैं ए मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द metal or non-metal ions to deposit on the electrode as atoms। यहाँ पे एज आयंस डिसॉल्व हो जा रहा था सॉल्यूशन से, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आयंस जो हैं, चाहे वो मेटल या नॉन मेटल के जो भी आयंस हैं, वो क्या होने लगेंगे, आकर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने लगेंगे।
यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर की टेंडेंसी यह बताती है कि घुले हुए जो आयंस होते हैं वह इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आकर डिपॉजिट हो रहे हैं, यानी कि M+N जो होगा वह M में कन्वर्ट हो रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर यह कह सकते हैं कि यह क्या है, रिडक्शन को डिफाइन किया जा सकता है, और विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन प्रेशर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हम लोग कहें जैसे मान लो जैसे एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने एक इलेक्ट्रोड डाला, मान लेते हैं M सॉलिड है और यहाँ मान लो पूरा सॉल्यूशन भरा हुआ है इसमें। तो इस मेटल सॉलिड का बाहर निकल जाना इन द फॉर्म ऑफ मेटल आयन, दिस इज डिफाइंड बाय द सॉल्यूशन प्रेशर। ठीक है, और कोई घुला हुआ पहले से जो मेटल आयन है उसका मेटल के रूप में जाकर डिपॉजिट हो जाना, दैट इज डिफाइंड बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, यानी किसी मेटल को जैसे ही किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, उन्हीं के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो उस मेटल का अपने मेटल्स आयन में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी होगी, दैट इज डिफाइंड बाय द सॉल्यूशन प्रेशर। और जबकि जो पहले से घुला हुआ आयंस है उसका उस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, मेटल आयन का मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, जाकर डिपॉजिट हो जाना, यह ऑक्सीडेशन प्रेशर, ये सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइंड दिस फिनोमेना, जबकि सॉल्यूशन प्रेशर डिफाइंड दिस फिनोमेना। अब क्या होता है, किसी भी जब मेटल को हम लोग किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो दोनों फिनोमेना होते हैं। जिस फिनोमेना का चांसेस ज़्यादा होता है, नेट प्रोसेस वही कहलाता है। यानी कि अगर सॉल्यूशन प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगी तो तुम्हें उस इलेक्ट्रोड्स में क्या दिखेगा कि वेट लॉस हो रहा है, यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू तुम्हें सॉल्यूशन प्रेशर से ज़्यादा दिखेगी, इसका मतलब वहाँ क्या समझ में आएगा तुमको कि वहाँ पे वेट गेन हो रहा है, यानी कि वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और अगर जिस भी कंडीशन में सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सेम वैल्यू शो करने लगेंगे, तो वहाँ पे जब उस इलेक्ट्रोड को जब उसके सॉल्यूशन में तुम डिप करोगे तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी चेंज तुमको नहीं दिखेगा। मीन्स ना वेट का लॉस होगा, ना इस मेटल में किसी तरह का लॉस दिखेगा, ना इस मेटल में किसी तरह का तुमको गेन दिखेगा। तो वहाँ पर क्या समझोगे कि सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से ये समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा या कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो वो 3 केस करके डिफाइन करते हैं इसको। तो केस 1 क्या कह सकते हैं, तो केस 1 हम लोग कह सकते हैं क्या, सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो केस 1 क्या कह सकते हैं, इफ सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पहला कंडीशन है। तो मैंने पहले ही बताया कि सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होने का चांसेस है कि ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर कम है यानी कि रिडक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो नेट क्या होगा, चूंकि ऑक्सीडेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, रिडक्शन के चांसेस कम हैं, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, पहली बात। तो अगर सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन पाया जाएगा। इसका मतलब एक एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जिंक सॉलिड को या जिंक स्ट्रिप्स को मैंने डिप किया है किसमें, डिप्ड इनटू जिंक सल्फेट एक्वस, और कंसंट्रेशन मान लो मैंने 1 ml ले लिया। ये मेरा अपना एक एग्जाम्पल है। तो अगर मैं क्या करूं, जिंक सॉलिड को उसी के सॉल्यूशन में मैंने डिप किया है, जैसे जिंक है तो जिंक सल्फेट में डिप किया मैंने, तो क्या होगा देखो। तो मैंने मानो कि मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने क्या कर रखा है, जिंक सल्फेट ले रखा है मैंने, दिस इज जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट सॉल्ट है, एक्वस सॉल्ट है, एक्वस फॉर्म में है, और कंसंट्रेशन 1 m है। 1 m करके क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है ये भी अफेक्ट करता है कि जो डिप किया गया तुम्हारा इलेक्ट्रोड है उसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन, यानी कि कंसंट्रेशन की मदद से डिफाइन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर।
अगर कंसंट्रेशन वैरी कर जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज कर जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बदल जाएगा तो हो सकता है वह सॉल्यूशन प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, और या ये भी हो सकता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होने के चांसेस थे वहाँ रिडक्शन होने लगेंगे। तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो ये 1 एम्प पे कर रहा हूँ। अब तुम्हारे दिमाग में उठेगा कि सर 1 एम्प पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही होगा, ये कैसे पता चला? तो इसकी जानकारी मुझे लगती है कहाँ से, नर्स्ट इक्वेशन की मदद से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, जो कि बाद में पढ़ाया जाएगा। तो मैंने क्या कर रखा है अभी तत्काल कि 1 एम्प के आधार पर मैं काम कर रहा हूँ। तो 1 एम्प के आधार पर अगर हम काम करें, और मैं यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोड डिप किया है जो जिंक का ही है ना, जिंक इलेक्ट्रोड को ही मैंने यहाँ पे डिप किया है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे डिप किया जाएगा तो यहाँ पे होता क्या है, ये देखा गया क्या कि जिंक जो सॉलिड फॉर्म था ये क्या करेगा, डिसॉल्व होने लगेगा किसमें, आयंस के रूप में। यानी कि यह जिंक स्ट्रिप्स अपने आयंस को सॉल्यूशन में पास करने लगेगा। जैसे ही आयंस को अपने सॉल्यूशन में पास करने लगेगा तो यानी कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया, Zn+2 में कन्वर्ट कर गया, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे रिलीज कर देगा इसी इलेक्ट्रोड्स पे। यानी कि जिंक का Zn+2 में कन्वर्जन और इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रोड पे रह जाना, ये कंडीशन हो गई, ये सीन हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा। अब क्या होगा, तो यहां से क्या होगा कि तुम यहां देख सकते हो क्या कि अगर यही फिनोमेना होता रहा तो इस स्ट्रिप्स के ऊपर तुमको नेगेटिव चार्ज अपीयर होने लगेंगे, ठीक है, और पॉजिटिव जो है इसके बगल में जाकर के अरेंज होने लगेगा। This positive represents Zn+2 and this negative represents electron। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इलेक्ट्रोड पर है, और ये केटायंस है जो कि इसी जिंक से निकल करके डिसोसिएट होकर के निकल करके सॉल्यूशन में आके घुल गया था, ठीक है। इसी तरह के आयंस यहाँ पे एक्सेस ऑफ आयंस काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, एक पोलैरिटी डेवलप हो गई। तो मैंने कहा था कि अगर किसी मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो एक पोलैरिटी डेवलप होती है। तो यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, एक नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप हो रही है, और उसी पोलैरिटी के डेवलप हो जाने से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफाइन होने लगेगा। पोटेंशियल डिफाइन हो रहा है क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस चूंकि दोनों डिफाइन हो गया है, इसलिए यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफाइन होने लगता है। तो जैसे ही किसी मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो पोलैरिटी डेवलप होती है, और उसी पोलैरिटी से एक पोटेंशियल डिफाइन होने लगता है, और इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या कह देते हैं, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। याद रखिएगा, इसका कह देंगे उसको हम लोग इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो हम लोग कह सकते हैं हियर पोलैरिटी इज डेवलप्ड, हियर पोलैरिटी इज डेवलप्ड, एंड सो द पोटेंशियल defined is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं इसको खास तौर पे, ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ही, लेकिन इसको खास तौर पे हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो तुमसे अगर कोई पूछेगा कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब डिफाइन होगा, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी डिफाइंड व्हेन सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। और सिंपली तुमको ये कहीं कहीं पे क्या दिख सकता है, इसको लिखा रहेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर कहीं पे सिंपली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी सिंपली तुमको दिख सकता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, E फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन शो करना है तो हम लोग कह सकते हैं क्या, M से M+N का कन्वर्जन, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, M से M+N, दिस इज ऑक्सीडेशन बच्चों, एंड दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ओवरऑल इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। दूसरी बात, चूंकि अगर ये पूरा का पूरा कंडीशन मैं क्या करता, स्टैंडर्ड कंडीशन पे करता, यानी कि 1 एम कंसंट्रेशन तो ले ही लिया, प्रेशर 1 बार ले लेता, और टेम्परेचर 298 केल्विन ले लेता,
तब जो यहाँ पे जो ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं या फिर एक्सटैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कहते हैं इस पूरे फिनोमेना को अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे कर देता तो इसका नाम हो जाता स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन दिस यानी कि जो पोटेंशियल डिफाइन हो रहा है ये वाला, दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी कॉल्ड एज, क्या कहते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब डिफाइन होगा, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कब डिफाइन हो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर इसी जिंक को 1 m कंसंट्रेशन हो, 1 बार प्रेशर हो और 298 केल्विन पे मैं ये पूरा सीन कर रहा होता और उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन होता उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह सकते थे। ठीक है, ये रही बात क्या कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। अब अगर मान लो लैब की बात किया तो लैब में तो तुमको मैंने बताया कि लैब में अगर यह फिनोमेना होगा तो तुमको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट का डेप्रिसिएशन ऑब्जर्व होगा तुमको, यानी कि वेट यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेट यहाँ पे कम होने लगेगा क्योंकि इसी से तो निकल कर घुल रहा है ना बाहर की ओर, तो इसका वेट में थोड़ा सा डेप्रिसिएशन ऑब्जर्व होने लगेगा, जो कि याद रखने वाली चीज है। तो हम लोग इसको लैब में समझ सकते हैं कि इस चीज से कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा डिफाइन हो रहा होगा तो वह इलेक्ट्रॉन अपने वेट का लॉस करेगा, यानी कि क्या कह सकते हैं, हियर द वेट ऑफ जिंक सॉलिड विल बी डिक्रीज। ये याद रखने वाली बात है। क्या याद रखने वाली बात है कि अगर किसी इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस को सॉल्यूशन में डिप किए और उसका वेट घट गया, इसका मतलब उसके जो मेटल एटम थे वो आयंस के रूप में जाकर सॉल्यूशन में घुल गए। इसका मतलब कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो गया और वहां पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन होगा वह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जाना जाएगा। और वही अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे चला जाए तो उसे हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह देंगे। तो बच्चों हम लोग केस 2 डिफाइन करते हैं। केस 1 में हम लोगों ने देखा सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर कम, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब केस 2 देख लेते हैं। तो केस 2 में हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग ज़्यादा कर देते हैं इफ़ ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर। तो मैंने बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसका मतलब वहाँ पे रिडक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज़ इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं, रिडक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होंगे, रिडक्शन हो जाएंगे, रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे किसी मेटल रॉड को तुम डिप करोगे, जैसे मान लो मेटल रॉड है उसको डिप करेंगे हम लोग इसमें कॉपर सल्फेट, जैसे मान लो ले लेते हैं एग्जाम्पल, ले लेते हैं कॉपर का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किसका बच्चों, कॉपर सॉलिड को डिप कर रहे हैं, कॉपर सॉलिड डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट एक्वस 1 m फिर से ले रहा हूँ तो 1 m के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो मैंने सॉल्यूशन लिया है यहाँ पे और 1 m कंसंट्रेशन है उसका और यहाँ मैंने डिप कर रखा है, यहाँ पे क्या, कॉपर का स्ट्रिप्स, कॉपर सॉलिड के स्ट्रिप को मैंने डिप किया। तो यहाँ पे क्या है, पहले से कॉपर +2 है, सल्फेट -2 है, तो ये सब है, तो ये सब पहले से हैं यहाँ मौजूद, क्योंकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्ट है जो एक्वस फॉर्म में है। दिस इज कॉपर सल्फेट एक्वस 1 m। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे तुम इसको ऐसे डिप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉपर +2 होगा ये इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होने लगेगा। तो कॉपर +2 जैसे यहाँ पे जाकर डिपॉजिट होने लगेगा तो ये +2 जाके यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों,
कि धीरे धीरे जैसे जैसे कॉपर प्लस टू जाके वहाँ डिपॉजिट होता है, एक्चुअली अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कर दें तो ये जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जाके कॉपर प्लस टू के रूप में ही डिपॉजिट हो जाएगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो चार्जेज होंगे वो पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी ड्यू टू द Cu+2। तो Cu+2 होने के कारण जो इलेक्ट्रोड्स होगा उसके ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी। और चूंकि यहाँ पे Cu+2 यहाँ से जा चुके होंगे, तो यहाँ जो होगा यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर एनायंस की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि केटायंस यहाँ से रिलीज हो चुके हैं। चूंकि केटायन यहाँ से जा चुके हैं तो एनायंस की मात्रा यहाँ बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव सॉल्यूशन तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रोड तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। तो पोलैरिटी यहाँ पे डेवलप हो गई पॉजिटिव ऑन द इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इन द सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे चूंकि पोलैरिटी डिफाइन हो चुका है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफाइन होने लगेगा। और यहाँ जो पोटेंशियल डिफाइन होगा, इस पोटेंशियल को हम लोग क्या कह देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन पे कर दे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। याद करो बच्चों, मैंने डेनियल सेल में इसी चीज को कनेक्ट कर रखा था जिंक से। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन आते थे और जिंक से कॉपर के कारण यहाँ जाने के कारण कॉपर न्यूट्रलाइज हो जाता था। लेकिन यहाँ पे कॉपर न्यूट्रलाइज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अभी आ नहीं रहे हैं। हाँ, अगर इसको इलेक्ट्रॉन से हम कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे कॉपर +2 जगह क्या होंगे, यहाँ पे सॉलिडिफाइड हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉपर एटम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मुझे पॉजिटिव पोलैरिटी लानी थी, तो मैंने क्या किया, Cu+2 को बस Cu+2 के रूप में यहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया, जिस कारण कॉपर के स्ट्रिप्स के ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई और बाहर सॉल्यूशन के ऊपर एनायंस का डोमिनेंस आ गया, जिसके कारण एक पोटेंशियल डिफाइन होने लगा। तो यहाँ कह देंगे क्या, हियर पोलैरिटीज कौन सी पोलैरिटी डिफाइन हो रही है, पॉजिटिव पोलैरिटी। ठीक है, तो हियर पोलैरिटी इज डेवलप्ड, here polarity is developed, and so the potential developed is called as क्या कह सकते हैं बच्चों इसको हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि इस खास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम क्या पड़ गया, रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या है, ज़्यादा कन्वीनियंट क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई रिडक्शन शो करना है तो हम लोग को शो करना पड़ेगा M+N, ये कहते हैं वर्टिकल बार M। ठीक है, इस वर्टिकल बार के बारे में बता दूं, ये वर्टिकल बार ये बताता है ये दोनों अलग अलग फेज के हैं। इसके बारे में चर्चा करूंगा जब तुम लोग को मैं सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाऊंगा, तो इसके बारे में बात करूंगा। अभी तत्काल समझो कि ये M+N M में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों अलग अलग फेज हैं, तो दो अलग अलग फेज को सेपरेट करने के लिए हम लोग वर्टिकल बार का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसी चीज़ को हम लोग कहाँ पे करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो हम लोग क्या कह देंगे, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो at standard condition, this potential, this electrode potential will be called as क्या कहेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ई नॉट और रिडक्शन शो करना है तो M+N M। दिस रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दिस रिप्रेजेंट्स रिडक्शन पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, यानी कि जैसे 1 M कंसेंट्रेशन यहाँ लिया गया है, आप प्रेशर 1 बार ले लें, आप टेम्परेचर 298 केल्विन ले लें, तब जो डिफाइन होगा दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रिप्स के ऊपर वेट गेन आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, हियर द वेट ऑफ कॉपर सल्फेट रॉड, कॉपर सॉलिड रॉड
इंक्रीज। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली क्या देखने को मिल जाएगा, यानी कॉपर को आप अगर कॉपर सल्फेट डाल देंगे, कंसंट्रेशन 1 m रहा, तो वहाँ पे क्या दिख जाएगा आपको कि कॉपर का जो रॉड है उसका वेट में थोड़ा इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये रहा केस 2, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर। अब आते हैं केस 3 पे, जहाँ दोनों बराबर हो जाएं, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए सॉल्यूशन प्रेशर के, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सॉल्यूशन प्रेशर। जब ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन प्रेशर के बराबर हो जाता है तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगा, तो नो पोलैरिटी डेवलप्ड, नो पोलैरिटी डेवलप्ड। अब अगर यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप नहीं हो रहा है, यानी कि नो पोटेंशियल डिफाइंड, नो पोटेंशियल डिफाइंड, और यहाँ पे पोटेंशियल जो डिफाइन नहीं होता है, तो इस तरह के इलेक्ट्रोड को हम लोग नल इलेक्ट्रोड कहते हैं। इट कॉल्ड एज या दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज, दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज नल इलेक्ट्रोड। नल इलेक्ट्रोड, तो नल इलेक्ट्रोड क्या है तुमको समझ में आ गया बच्चों? तो नल इलेक्ट्रोड क्या है? जब ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर के बराबर हो जाए तो कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। जब कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी तो पोटेंशियल डिफाइन नहीं होगा, और उस केस में वह इलेक्ट्रोड नल इलेक्ट्रोड के रूप में जाना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिफाइन हो रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो यहाँ पे जो मेन बात ध्यान रखने वाली क्या है कि जब भी किसी मेटल को किसी आप उसी के आयंस में डिप करते हैं, तो सबसे पहली बात होती है ये जानने की कि सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या रिलेशन है। तो सॉल्यूशन प्रेशर अगर ज़्यादा रहा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होने के चांसेस होंगे, और ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहा तो वहाँ पे रिडक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, पहली बात। अब अगर सॉल्यूशन प्रेशर अगर ज़्यादा रहा तो इसके मदद से क्या होने वाला है बच्चों? ऑक्सीडेशन, और इसके मदद से क्या होने वाला है बच्चों? रिडक्शन। ये सिंपली मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को। और ऑक्सीडेशन अगर हो रहा होगा तो मेटल जो स्ट्रिप्स है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है यानी कि रिडक्शन हो रहा होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी। और अगर नेगेटिव पोलैरिटी आ रही होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो है डिपॉजिटेड हैं किसके ऊपर? इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, उसके कारण आ रही होगी। ये जो पॉजिटिव पोलैरिटी आ रही होगी ड्यू टू द केटायंस जो कि डिपॉजिटेड हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, उसके कारण आ रही होगी। अब विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होने लगेगा। अब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होगा या पोटेंशियल डिफाइन होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ जो पोटेंशियल डिफाइन होगा दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो कौन ज्यादा है ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑक्सीडेशन ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज़्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन होने लगेगा, और सॉल्यूशन प्रेशर अगर ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफाइन होने लगेगा। यानी कि विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आई कैन डिफाइन कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, किसके ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी आएगी, किसके ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी, कौन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफाइन करेगा, कौन रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन करेगा। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और भी बात कर सकते हैं क्या, किसका वेट लॉस होगा, किसका वेट गेन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वेट का लॉस होगा, यहाँ पे स्ट्रिप्स का लॉस हो जाएगा, वेट का लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे वेट का गेन हो जाएगा। तो अगर किसी का हम लोग लैब में किसी का वेट लॉस देख लिए, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रहा है, इसका मतलब वो नेगेटिव पोलैरिटी आ गया होगा, इसके ऊपर ही ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, इसका मतलब उसका सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा है। यानी कि नीचे से ऊपर भी सोच सकते हैं, कब? जब हम लोग लैब में हो। मैंने जैसे स्ट्रिप्स डाला सॉल्यूशन में, देखा वेट लॉस हो गया, वेट लॉस हो गया यानी कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काम कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफाइन हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रोड्स के ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी आ रही है, नेगेटिव पोलैरिटी आ रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस डिफाइन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस अगर डिफाइन हो रहा है तो सॉल्यूशन प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा है और ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पे कम। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी सोच सकते हैं। तो हम लोग देखें ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड थी आपस में, और आपस में मैंने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से डिफाइन किया गया है। और इसी चीज़ को अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे कर दूं तो इसको मैं क्या कह दूंगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में एक बात करना चाहूँगा बच्चों, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा जब मैं तुम लोगों को
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी केमिकल रिएक्शन का निकालना सिखाऊंगा तो उसको याद रखेंगे। वो क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कुछ भी कहो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही ले लेते हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, दैट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी, डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी और मास, डिपेंड अपॉन क्वांटिटी और मास। क्वांटिटी और मास से कोई लेना देना इसको नहीं है। यानी कि जैसे मान ले मेरे पास 5 ग्राम का इलेक्ट्रोड है या फिर 10 ग्राम का इलेक्ट्रोड है, दोनों के द्वारा शो होने वाला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समान ही होगा। एंड एक बात और, एंड नॉन एडिटिव इन नेचर, नॉन एडिटिव इन नेचर। अब ये नॉन एडिटिव क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे जब हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल रिएक्शन, तब बताएंगे। एंड नॉन एडिटिव इन नेचर, तो इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, अभी मैं इसको एक्सप्लोर नहीं करने वाला, लेकिन बता देता हूं इसकी चर्चा मैं डिटेल में करूंगा कब, जब मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल रिएक्शन। ठीक है, तभी तत्काल के लिए इतना याद रखो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा और नॉन एडिटिव इन नेचर होगा। अभी तत्काल इतना दिमाग में रखिए। और दूसरी बात, दूसरा नोट, ये पहला नोट, दूसरा नोट, दूसरा नोट बच्चों, अभी तो तुम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन कर लिया, तुम लोगों को समझ में आ गया, लेकिन तुमको बता दूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है जब तक कि उसको किसी दूसरे पोटेंशियल के साथ या दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ ऐड ना किया जाए। यानी कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना नामुमकिन है, और अगर मुझे किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए मुझे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका कि पोटेंशियल 0 माना जाता है। अब ये क्या है, ये तुमको मैं जरूर सिखाऊंगा कब, जब मैं बताऊंगा कि किस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू निकाली कैसे जाती है। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने अभी नहीं सिखाया निकालने के लिए, अभी मैंने बस बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो मैं लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is practically impossible, because we can calculate only potential difference। समझ गए बात को बच्चों, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, यानी कि किसी दो इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड फॉर दिस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का, फॉर दिस वी नीड अ स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो अगर फिर भी तुमको किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में ही निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, सच एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, whose potential is
whose potential is assumed to be 0.0 वोल्ट। अब ध्यान समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना असंभव है, ठीक है। हम लोग सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मुझे निकालना पड़ेगा तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया कि मैंने एक दूसरा इलेक्ट्रोड लिया जिसका पोटेंशियल मैंने 0 मान लिया, और वो दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा था? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मैंने 0 वोल्ट मान लिया, और गिवन इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे, और उस दोनों के बीच का, यानी गिवन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वह उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होगा। समझ गए बच्चों? फिर से बोल रहा हूं, जिस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को आपको कैलकुलेट करना है, आप उसका इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि आप उसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से ना जोड़ें। अब जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसका जो रेफरेंस माना गया 0 वोल्ट माना गया है, और इसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे? एक पूरा का पूरा सेल डिफाइन करेंगे और उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और वही पोटेंशियल डिफरेंस जो उस सेल का निकलेगा वह गिवन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बराबर माना जाएगा। और इस बात को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कब? जब तुमको मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सिखाऊंगा किसी भी रिएक्शन का। तो जब मैं किसी भी रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सिखाऊंगा तो तुमको मैं दिखाऊंगा किस तरह से सिंगल जिंक का, किस तरह से सिंगल कॉपर का भी निकाला जा सकता है। तो जब मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगा बच्चों, तो उस समय तुमको ये चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। तो ये दो बातें हैं जो अभी मैंने डिस्कस स्टेट में नहीं की है, डिटेल में नहीं की है। ये चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा जब मैं SHE पढ़ाऊंगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी कि अभी तत्काल दिमाग में ये रखो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इंडिविजुअल वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है हम लोग, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे दूसरे इलेक्ट्रोड का भी सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रोड हम लोग लेने वाले हैं वह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट माना गया है, ये माना गया है, ठीक है। ये पहली बात जिसको मैंने अभी डिटेल डिस्कस नहीं किया है, SHE में करेंगे इसको हम। दूसरी बात, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, चाहे वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यानी कि वो मास पे डिपेंड नहीं करेगी, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, और ये नॉन एडिटिव नेचर का होता है। तो इसकी चर्चा मैं करूंगा जरूर, लेकिन कब? जब मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन का मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सिखाऊंगा बच्चों तुम लोगों को, उस समय मैं ये चीज़ दिखाऊंगा तुम लोगों को कि नॉन एडिटिव नेचर का क्या फर्क पड़ता है। तो अभी तत्काल के लिए आज इतना समझ में तुम लोगों को आ चुका होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, उसके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो मैंने बताया उसके लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पोलैरिटी की। तो पोलैरिटी के लिए हम लोग 2 केस हो सकता है, ऑक्सीडेशन कारण पोलैरिटी हो सकती है, रिडक्शन कारण पोलैरिटी हो सकती है। अब पोलैरिटी ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है कि रिडक्शन के कारण हो रहा है, यह पता चलता है सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या समझ में आया? सॉल्यूशन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके कारण पोलैरिटी समझ में आ गया होगा, उसके कारण ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, और ऊपर से ये बात समझ में आ गई होगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ये बात याद रखनी है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, और अगर किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो अपने को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है SHE, और जिसकी डिटेल चर्चा मैं करूंगा SHE जब पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। और तीसरी बात का देखें बच्चों, तीसरी बात हमें क्या पता चल जाती है, तीसरा नोट देख ले। जैसे तुम लोग देखे होगे कि जब हम लोग डेनियल सेल पढ़ रहे थे, तो डेनियल सेल में हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोग का जिंक इलेक्ट्रोड था उसके ऊपर हम लोगों ने नेगेटिव साइन शो किया था, जो कि एनोड के रूप में बिहेव कर रहा था, ठीक है बच्चों, जिंक इलेक्ट्रोड जो था अपना। जबकि जो अपना कॉपर इलेक्ट्रोड था
उसके ऊपर प्लस साइन शो हो रहा था, दिस इज कैथोड, ये अपना कॉपर इलेक्ट्रोड था। तो यहाँ से बच्चों ये बात भी क्लियर हो रही है कि आखिर एनोड के ऊपर जो माइनस है वो किस तरह से शो किया गया, कि क्यों शो किया गया है। तो तुमको अभी जस्ट हम लोगों ने दिखाया कि जो जैसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद करो हमने इस तरह से बनाया था, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन जो था डीएनएल के फॉर्म में, वो क्या था, इसी तरह का अरेंजमेंट था बच्चों। तो यहाँ पे आखिर जो नेगेटिव आया वो क्यों आया, तो नेगेटिव जो आया था वो जिंक को, जब जिंक सल्फेट मैंने डिप किया था तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया था, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आ गया था। और इसी नेगेटिव को हम लोगों ने क्या कर दिया, थ्रू आउट कर दिया। और यहाँ पे जैसे ही कॉपर को हमने डाला था किसके ऊपर, कॉपर सल्फेट में जैसे हमने डिप किया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया था। तो वो क्या हुआ, ये जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन की जो हाई डेंसिटी है वो किधर की ओर मूव करने लगी, जब जहाँ इलेक्ट्रॉन की लो डेंसिटी थी। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो यहाँ का नेगेटिव चार्ज का जो जमावड़ा था उधर से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए पॉजिटिव की तरफ इन्फ्लुएंस होने लगा। यानी कि यह जो इलेक्ट्रोड था इसको अपनी ओर खींच रहा था, और यह एक तरह से पुश था जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव कर रहा था। तो यहाँ से ये बातें समझ में आती है कि आखिर कैथोड को पॉजिटिव लिखने का क्या रीज़न था। क्योंकि जब कैथोड को, यानी कि जो कॉपर को, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया था तो कॉपर के ऊपर क्या गया था, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी आ गई थी। जबकि जब जिंक को जिंक सल्फेट में जब डिप किया गया था तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी आ गई थी। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर होता है बच्चों, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ने से ये भी समझ में आ रहा है कि आखिर एनोड के ऊपर नेगेटिव और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव क्यों था गैल्वेनिक सेल में। तो गैल्वेनिक सेल में, या फिर डेनियल सेल कह सकते हैं, तो गैल्वेनिक सेल कहो, अपना डेनियल सेल तो एक स्पेशल एग्जाम्पल है। तो डेनियल सेल में जब जिंक और कॉपर को जोड़ा गया तो जिंक को माइनस और कॉपर को प्लस क्यों शो किया गया, क्योंकि जब जिंक को डिप किया जाता है ZnSO4 में तो इसके ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी आ जाती है, और कॉपर को जब कॉपर सल्फेट डिप किया जाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी आती है, और यहीं से नेगेटिव और पॉजिटिव डिफाइन होता है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, रिडक्शन, इसलिए कैथोड कहलाया था। और चूंकि यहाँ पे हो रहा था ऑक्सीडेशन, जिंक +2 बाहर आ रहे थे, यहाँ पे कहलाया था एनोड। तुमको पहले भी बता चुका हूँ मैं, कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होने के कारण ही यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव आया होगा। और ये एनोड क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के कारण ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई होगी। तो बच्चों बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मदद से बहुत सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ रहे गए। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक तरह से काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको समझना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से अपने को बहुत चीज़ें पता चली। ये पता चला कि कौन सा कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा, कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज का डिपोजिशन हो जाता है, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज का डिपोजिशन हो जाता है, आखिर क्यों हो जाता है। तो हम लोग देखा था सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से होता है। तो इससे ढेर सारी चीज़ों का जवाब हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के पढ़ने के बाद मिल जाता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो भी सीखा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसको एक दो बार अच्छे से रिमाइंड करके अच्छे से पढ़िए, नोट्स अच्छे से बनाइए, समझिए। कोई दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट कीजिए, आई विल आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो बच्चों आज के लिए रखते इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, दैट्स ऑल।